तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन पर है और इसे पढ़ेंगे डिरिचले। टी साइलेंट होगा। तो डिरिचलेज थ्योरम फॉर थ्री वेरिएबल्स। तो ये उस मैथमेटिशियन का काम है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन एक स्पेशल सिचुएशन में सॉल्व किया जा सकता है। एल एम एन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो एक्स टू द पावर एल माइनस वन, वाई टू द पावर एम माइनस वन, जेड टू द पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी गामा एल, गामा एम, गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन, प्रोवाइडेड, अब शर्त क्या है वो ध्यान दीजिए, where the integral is extended to all positive values of the variables x, y, z subject to condition x plus y plus z less than equal to 1। आप इसको ऐसे समझिए या आप इसे थोड़ा जनरलाइज करें तो नॉन नेगेटिव भी समझ सकते हैं। एक्स वाई जेड ऐसे है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू लेनी है, फर्स्ट ऑक्टेंट में। तो इसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो लेस देन इक्वल टू वन होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर एक्स वाई जेड जो तीन वेरिएबल हैं उनका जो सम है वो जीरो से वन के बीच में जिस समय हो, तो उस सिचुएशन में ये ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू ये है। ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा के लिए नहीं कहा गया, ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में निकाला गया आंसर है। तो थ्री डायमेंशनल हम स्पेस ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वन अगर आप लेते हैं तो ये प्लेन है बच्चों। अगर थ्री डी में आप सोचते हैं थोड़ा सा, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये प्लेन कैसा होगा मैं थोड़ा बना के दिखाता हूँ। क्योंकि ये अगर इंटरसेप्ट इस फॉर्म में लिखेंगे आप, प्लेन की इक्वेशन जो थ्री डी में पढ़ाते थे, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वन, वाई अपॉन वन, जेड अपॉन वन इक्वल टू वन। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस में भी वन लेंथ का इंटरसेप्ट काटेगा, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में। तो अगर आप इसे मिला दें तो ये जो प्लेन बनेगा ये, आप इसे ए बी सी कह लीजिएगा। ये ओरिजिन है पीछे, ये सामने प्लेन। तो थ्री डायमेंशन में ये वॉल्यूम है जिससे ये घिरा हुआ एरिया है, रीजन है जिसकी बात हो रही है। ओ ए बी सी आप समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए कि भाई यार एक्चुअल में ऐसा है, हम जो जेड है, जेड वेरिएबल की लिमिट को एक्स और वाई में लेके आएंगे, वाई की लिमिट को हम एक्स की लिमिट में लेके आएंगे और एक्स की लिमिट को हम कांस्टेंट लेके आएंगे। अभी तक हम ये वाला नीचे वाला करते थे केवल नॉर्मली, वाई की लिमिट एक्स की फॉर्म में तो एक्स की लिमिट कांस्टेंट। इस बार तीन वेरिएबल हो गए तो हम इस तरह से काम चलाते हैं। इसका जनरलाइजेशन ये हुआ कि जेड जो तीसरा वेरिएबल है उसकी लिमिट एक्स और वाई की फॉर्म में आएगी, वाई की लिमिट एक्स की फॉर्म में आएगी और एक्स की लिमिट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो इंटीग्रल हमारा होगा, अगर आप लिमिट के सेंस में समझिएगा, तो जो जेड कोऑर्डिनेट है वो ऑब्वियस है जीरो से स्टार्ट होगा, और जेड कोऑर्डिनेट जो प्लेन की इक्वेशन हमने लिखी है ऊपर, ये यहां से आ जाएगा वन माइनस एक्स माइनस वाई। अब जब वाई की लिमिट रखेंगे तो ये जीरो से तो सभी स्टार्ट हो रहे होंगे, ऊपर लाते समय अब वाई की लिमिट केवल एक्स की फॉर्म में लाना है, तो आप वाई में जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है उसे जीरो रख लीजिएगा। अगर आप जेड को जीरो करेंगे तो वाई की वैल्यू वन माइनस एक्स आ जाएगी, और अगर आप एक्स वाई दोनों जीरो कर देंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो टू वन होगा। वो वैसे भी वन कॉमा जीरो इंटरसेप्ट वन ही बना रहा था। तो एक्स टू द पावर एल माइनस वन, वाई टू द पावर एम माइनस वन, जेड टू द पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड। अब हमारा काम इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा? सर जेड के रिस्पेक्ट। जेड के रिस्पेक्ट में होगा, बढ़िया। तो जेड की पावर एन माइनस वन का इंटीग्रेशन डी जेड के साथ होगा और जेड की लिमिट लगेगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। तो जो आई होगा आपके पास, एक्स जीरो टू वन है, वाई जीरो टू वन माइनस एक्स है,
जेड हमारे पास 0 से 1 - x - y है, z⁴n - 1 dz, बाकी x⁴l - 1 y⁴m - 1 dx dy हमारे पास आ गई। तो 0 to 1, 0 to 1 - x, ये ठीक है। z⁴n - 1 का z⁴n अपॉन n 0 से लेकर 1 - x - y तक, इसको सॉल्व करना है। बाकी फिर x⁴l - 1 y⁴m - 1 dx dy है। तो 0 to 1 ये हो जाएगा 1 - x - y⁴n अपॉन n बाहर ले x⁴l - 1 y⁴m - 1 dx dy, ये हो गया आपके पास। अब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1/n 0 to 1, y आपके पास 0 से 1 - x और 1 - x - y टू द पावर n और y⁴m - 1 dy, और बाहर से x⁴l - 1 dx, ये सॉल्व करना है। लेट हम ऐसा कर रहे हैं, अब ये y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस समय 1 - x कांस्टेंट हुआ ना, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है Yes, sir. तो ऐसा करते हैं y को सम कांस्टेंट टाइम्स t रख लेते हैं, तो इससे dy इक्वल टू हो जाएगा 1 - x dt। तो आपके पास इंटीग्रल हो जाएगा 1/n 0 to 1। इसमें y की जो 0 रखी है तो t भी 0 आ जाएगा, y की जो 1 - x रखी है तो 1 - t 1 आ जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा ये। 1 - x माइनस y की जो 1 - x इंटू टी होल टू द पावर n, और 1 - x इंटू टी होल टू द पावर m - 1 dy की जो 1 - x इंटू डी टी x⁴l - 1 dx। यहीं पर थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। आप लोग देखिएगा 1/n तो चलिए बाहर है, 0 to 1 अंदर सॉल्व करते हैं। 0 to 1, 1 - x अगर आप कॉमन ले लें तो 1 - t हो जाएगा दूसरा फैक्टर, तो 1 - x की पावर कितनी हो जाएगी, So n. n पावर हो जाएगी। और भी है कहीं 1 - x प्लस So tt के साथ है. m - 1 यहाँ पर, और एक ये वाला 1 - x +1, इतना होगा। 1 - t की पावर देखिए तो 1 - t की पावर n, Yes, sir. t की पावर यहाँ से m n - 1 minus 1. dt, और x⁴l - 1। तो देखिए t वेरिएबल है तो t के अलावा सब बाहर आ जाएगा, तो 1/n 0 to 1, तो t के अलावा 1 - x है, 1 - x⁴m+n बाहर आ जाएगा। 0 to 1 t की पावर m - 1, 1 - t की पावर
केवल n है ना पावर, 1 - यस सर। n+1 - 1 कर दें। बेटी तभी तो बीटा फंक्शन बनेगा, यस सर। x⁻l - 1 dx। तो 1/n, ये क्या बन जाएगा जरा देखिए तो, इतना। सर बीटा एम बीटा एन n प्लस वन। और n बीटा + 1। एम। यस सर। तो बीटा तो ये कांस्टेंट नंबर हो गया, मतलब बाहर आ जाएगा ना, यस सर। बीटा m और n+1 ये तो बाहर आ जाएगा फिर। अब आपके पास क्या बचा, 0 to 1, x⁻l - 1, 1 - x⁻, एन प्लस वन। +m+1 - 1। तो 1/n बीटा m n+1, और ये बन गया बीटा l m+n+1। ऐसा ही आ रहा है। यस सर। तो अब इसको हम अगले पेज में सॉल्व कर लेते हैं। बीटा m n+1 है, बीटा m n+1 है, दूसरा बीटा l m+n+1 था ना, l m+n+1, हाँ सही। अब इसको सॉल्व करिए प्लीज। गामा m गामा n+1 अपॉन गामा m+n+1 इंटू गामा l गामा m+n+1 अपॉन गामा l+m+n+1। ये इससे कैंसिल, और इसमें n गामा n लिख सकते हैं। यस सर। तो n गामा n लिखेंगे तो गामा n तो रहेगा, n n से कट जाएगा। ये प्रूफ होगा। तो ये वाला ऑर्डिनरी काम है, बाद में तो बीटा फंक्शन पता है आपको तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं रिकॉल कराता हूँ एक बार सारा। ये है आपके पास, यहां से हमने शुरू किया था कि इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर एक्स और वाई और जेड की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। ठीक हो गया। तो देखो भाई, हमने इसको कैसे सॉल्व किया, जेड के रिस्पेक्ट में किया, फिर y और x में आया तो y को 1 - x टाइम्स हम कांस्टेंट वेरिएबल मान लो, t मान लो, और उससे दो बीटा फंक्शन बने। बाकी मैनिपुलेशन है वो आप कर ही लोगे, सिंप्लीफाई कर लो। यहां तक समझ में आ गया ना। यस सर। तो बेटा इसको हम 4 वेरिएबल में भी तोड़ सकते हैं। मतलब मान लो 4 इंटीग्रेशन है, x⁻l1 - 1 x1 कर देते हैं, x⁻l2 - 1 x3 की पावर l3 - 1 x4 की पावर l4 - 1। मान लीजिए dx1 dx2 dx3 dx4 ऐसा आ गया। तो आप उसी पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हैं पीएमआई से, गामा l1 गामा l2 गामा l3 गामा l4 अपॉन गामा l1 + l2 + l3 + l4 + 1। प्रोवाइडेड शर्त क्या होगी। सर x1 + x2 + x3 + हाँ, x4 सिग्मा 0 और 1 के एक्सपेक्टेड बीच में होना होगा, चाहिए। ये 0 1 के बीच में होगा, और सारे एल आई जितने हैं वो पॉजिटिव हैं। आप इसको 4 से ज्यादा पीएमआई लगाइए तो एन वेरिएबल तक भी ले जा सकते हैं। ज्यादातर बच्चों, जब आप फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, क्वांटम मैकेनिक्स जब आप लोग पढ़ते हैं, तो 6 इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ जाती है कभी कभार।
तो इंटीग्रेशन में आसान है, ट्रिपल तो सॉल्व करना आसान है क्योंकि ज्यादातर सवाल इसी कंडीशन में दिए जाते हैं, तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक दो क्वेश्चन से थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। क्वेश्चन है, इवेल्युएट, डबल इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं चलो पहले। एक्स टू द पावर 2l-1, y टू द पावर 2m-1, dx dy फॉर ऑल एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो आप इंटीग्रेशन मान लीजिए एक्स टू द पावर 2l-1 और y टू द पावर 2m-1 dx dy। अब हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि राइट साइड में 1 आना चाहिए था, जो हमने अभी पढ़ा है। तो अगर मैं ऐसा कर लूं तो ये 1 हो जाएगा या नहीं? और एक्स यस वाई सर। नॉन नेगेटिव है तो ये भी नॉन नेगेटिव ही होगा। तो बच्चों ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, यू मान लेते हैं। तो एक्स कितना हो जाएगा, सी यू की पावर हाफ। तो डी एक्स कितना हो जाएगा, c/2 यू की पावर माइनस हाफ डी। ऐसे ही वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को वी मान लीजिए। तो y इक्वल टू सी वी की पावर हाफ। तो dy इक्वल टू c/2 वी की पावर माइनस हाफ डी। हमारे पास ये हो गया। सो ये वेरिएबल रखिए तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एक्स टी जो रखना है ये वाला, सी यू की पावर हाफ की पावर हो जाएगा 2l-1। वाई की जो रखना है सी वी की पावर हाफ की पावर 2m-1। डी एक्स रखना है c/2 यू की पावर माइनस हाफ डी। डी वाई की जो रखना है c/2 वी की पावर माइनस हाफ डी। तो देखो यार, सी चार जगह आ गया तो सी टू द पावर 4 हो जाएगा एक तो, दूसरा 1/2 1/2 दो जगह है तो 1/4। डबल इंटीग्रेशन, यू की वैल्यू देखिए तो कितना आया, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो यू की पावर क्या आ जाएगा, l-12 यहाँ पर, यस। यू की पावर l-12 और u आगे माइनस हाफ और है तो l-1 हो जाएगा। ऐसे v की पावर भी m-1 हो जाएगा डी यू डी। तो डायरेक्टली फॉर्मूला आप लगा सकते हैं आप। और क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन सी स्क्वायर को यू माना है, वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को वी माना है, तो आपके पास बच्चों जो u प्लस वी है वो लेस देन इक्वल टू 1 और 0 के बीच आ जाएगा। तो u और v नए वेरिएबल हैं और उनका सम लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, तो डायरेक्टली की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो फिर हम डायरेक्टली का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सी टू द पावर 4/4 गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस 1, ये आंसर। समझ में आया? सी सी की पावर में 12 और सॉरी 2m भी आएगा। सॉरी 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 सॉरी, हाँ सी की पावर गड़बड़ाई। सी की पावर 2l-1 था, 2m-1 था, और 12+2m हो जाएगा सी की पावर। सी की पावर 12+2m ये होना चाहिए था यहाँ पर, ये गलती हुई है, ये नहीं आना चाहिए था। वो चार्ज और सी देखा जल्दी में लिख दिया, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बाकी समझ में आया दीपक? यस सर।
अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है। इसको देखिए, जैसे हम लोग इलिप्सॉइड बनाते थे कुछ वैसा है, लेकिन ये एक आपके पास 3D स्ट्रक्चर है और वॉल्यूम की बात थी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए का स्क्वायर की पावर 1/3, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर 1/3 टाइप का। इससे क्या होगा कि जहां पर एक्स है, अगर वहां पर माइनस एक्स भी रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कभी भी याद रखिए, अगर एक्स की जो माइनस एक्स रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब जैसा स्ट्रक्चर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा वैसा ही स्ट्रक्चर नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा। अब ये काम तो वाई में भी कर सकते हैं फिर। वाई की जो माइनस वाई रखे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसा स्ट्रक्चर वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा वैसा ही नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा। और इसी तरह से जैसा जेड एक्सिस के अलोंग होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, वैसा ही नेगेटिव जेड एक्सिस में भी होगा। पूरी बात को अगर ध्यान से समझें तो स्पेस को बच्चों हम ऑक्टेंट में 8 हिस्सों में बांटते हैं, जैसे हम प्लेन को 4 हिस्सों में बांटते हैं। ये आप एक को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ऐसे 3D में आप सोचेंगे तो 8 हिस्सों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे अगर आप समझना चाहते हैं, तो एक कमरा लीजिए या माचिस का डिब्बा, दूसरा कमरा लीजिए। अब मैं इसमें पूरा नहीं बना पाऊंगा, आपको समझना पड़ेगा। दो कमरे और ले लीजिए, जैसे 4 कमरे हो गए या 4 माचिस के डब्बे हो गए। इन 4 डब्बों के ऊपर 4 डब्बे और रख दीजिए। तब आप समझ पाएंगे कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और एक ये बाहर को ऊपर को आएगा जो जेड एक्सिस, जो पीछे को जाएगा। 4 माचिस के डिब्बों के ऊपर 4 डब्बे और रखिए ऊपर से। खुद समझिए कि ओरिजिन कहाँ पर माना जाना चाहिए, कहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस। तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, स्पेस को 8 हिस्सों में बांटा। आठवां हिस्सा, क्योंकि 8 डब्बे रखे हैं आपने माचिस के, हर डब्बा एक ऑक्टेन को बता रहा है। तो क्योंकि इस टर्म में पूरी सिमेट्री है, तो हम पॉजिटिव ऑक्टेन को डायरेक्टली की मदद से निकालेंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब मैं समझा पाया ये बात? यस सर। हाँ, तो हम केवल जो वॉल्यूम होगा टोटल वी, वो 8 टाइम्स होगा। आ, पहले में निकाल लो बस, हो जाए वॉल्यूम। तो ये हुआ, छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लेंगे आप, तो डी एक्स डी वाई डी जेड 8 टाइम्स, ये आपके पास वॉल्यूम। ठीक है, अगर ये समझ में आया है तो अब आप जरा इक्वेशन को देखिए। आप एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 को यू मान लीजिए, तो आपके पास एक्स अपॉन ए हो जाएगा यू की पावर 3/2। तो यहाँ से डी एक्स आपके पास हो जाएगा 3/2 ए यू की पावर हाफ टी। ऐसे ही आप दूसरा y अपॉन बी की पावर 2/3 को v मान लीजिए, और z अपॉन सी की पावर 2/3 को w मान लीजिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से आएंगे तीनों। तो उससे ये हो जाएगा कि आपके पास जो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू है वो इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, वो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। और चूंकि आप पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, तो यू भी डब्ल्यू जो नए वेरिएबल भी हैं वो पॉजिटिव ही आएंगे, तो अब डायरेक्टली लगाया जा सकता है। तो वॉल्यूम आपके पास था 8 टाइम्स डी एक्स की, जो क्या रखेंगे, थ्री सर बाई थ्री टू ए बाई टू ए पावर हाफ डी। कॉमन सेंस लगाइए सिमेट्री से, इसी तरह से डी वाई की जो क्या आएगा फिर, सर 3/2 a v बाई v की पावर हाफ। ए की पावर हाफ डी बी। और ऐसे ही तीसरा 3/2 सी डब्ल्यू की पावर हाफ डी डब्ल्यू। तो 3/2 3 बार आ जाएगा, 27। 8 कैंसिल हो जाएगा, और ए बी सी भी बाहर आ जाएगा। ए बी सी,
बाकी ट्रिपल इंटीग्रेशन यू की पावर कितनी है, हाफ, उसको लिखिए 3/2 - 1, वी की पावर 3/2 - 1, डब्ल्यू की पावर भी 3/2 - 1, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। तो 27 ABC ड्रामा 3/2, ड्रामा 3/2, ड्रामा 3/2 होल डिवाइडेड बाई गामा 3/2 +3/2 +3/2 +1। इसको सॉल्व किया जा सकता है, आप लोग आराम से करिएगा। ये आ रहा है 4 पाई ABC अपॉन 35। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो भी आए, सही कैलकुलेशन होगी तो अपने आप आ जाएगा। जो ज्यादा जरूरी समझना था वो इस स्ट्रक्चर की सिमेट्री को समझना था, और फिर ऑक्टेन का 8वां हिस्से का वॉल्यूम निकालिए और 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे का आ जाए। इसमें कोई ऐसा स्टेप है जो समझ में नहीं आया हो? समझ या में आया आगे? सर। हम्म। समझ में आया सर। हाँ, इसी तरह से तो आप इलिप्सॉइड का भी निकाल सकते हो, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² इक्वल टू 1। तो फॉर एक ऑक्टेंट में निकालेंगे और फिर पूरे में आ जाएगा। मेरे ख्याल से डिरिक्ले का काम समझ में आ गया है, या कोई दिक्कत है? आ गया सर। तो आज इसको इतना ही करेंगे। अब इसमें एक रह गया लियोविली का एक्सटेंशन, डिरिक्ले का एक्सटेंशन भी है, जनरलाइजेशन। वो भी बीएससी में हम लोग पढ़ते भी हैं, यूज करते रहते हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। कल करते हैं उसको।